गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। केएमएमपी ऑनलाइन क्लासों के अंदर आप सबका स्वागत है। क्लास 12th के अंदर आपके 2 यूनिट हो चुके हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पृष्ठीय रसायन बता दिया और आपके बहुलक के बारे में आपको बता दिया गया। ठीक है भाई। अब आज अपने पास जो अपन नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो आपके यूनिट फर्स्ट बता रहा हूँ। ठीक है, 12th केमिस्ट्री के अंदर एक यूनिट फर्स्ट है, उसके बारे में अपन लोग चर्चा कर रहे हैं। आपने बुक वगैरह देखी होगी। यूनिट फर्स्ट है अपने पास ठोस अवस्था। ठीक है भाई, कौन सा है आपके? ठोस अवस्था होता है, सॉलिड स्टेट आपके होता है। तो बात को बड़ी गौर गंभीरता से आप लोग समझिए। अपन सभी जानते हैं एक जो पदार्थ होता है वो 3 अवस्थाओं में आपके होता है, यानी द्रव्य की जो अवस्थाएं होती है वो कितनी होती है? 3। द्रव्य या आप कह सकते हैं पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है आपके? 3 अवस्थाएं आपके होती है। वो 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है ध्यान से समझिए। वैसे तो जनरल बात है, आप सब जानते हैं। 3 अवस्थाओं के अंदर सबसे पहली कौन सी होती है? ठोस अवस्था होती है। कौन सी होती है? ठोस अवस्था होती है। दूसरी अवस्था आपके कौन सी होती है? द्रव अवस्था होती है। दूसरी कौन सी होती है? द्रव अवस्था। और तीसरी अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है? गैस अवस्था। तीसरी अवस्था कौन सी है आपके? गैस अवस्था। ठीक है भाई, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और तीसरी कौन सी होती है? गैस अवस्था आपके होती है। देखिए, ठोस अवस्था तो आपकी 12th के कोर्स में अगर याद हो, द्रव अवस्था और गैस अवस्था आपको 11th में पढ़ाई जाती है। स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर था आपके द्रव्य की प्रकृति उसके अंदर, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको यहाँ दे देता हूँ मैं। देखिए, सबसे पहले तो ठोस दो गुण पहले बता देता हूँ, फिर अपन अपने ठोसों पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, ठोस अवस्था की यदि बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो यही होती है, ठोसों का आकार और द्रव्यमान दोनों क्या है? निश्चित। ठीक है भाई, ठोसों का आकार और द्रव्यमान। देखो, शब्द आयतन भी काम में अपन ले सकते हैं, लेकिन कोई भी लीजिए, ठोसों का आकार व द्रव्यमान दोनों ही क्या होते हैं आपके? निश्चित होते हैं। ठीक है भाई, दोनों ही क्या है? निश्चित। दूसरी बात ये होती है, ठोस के अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है? जो विद्युत आकर्षण बल होते हैं ना, वो क्या होते हैं? परबल। या यूं कह सकते हैं, ठोसों के मध्य क्या पाए जाते हैं आपके? परबल विद्युत आकर्षण बल पाए जाते हैं। ठोस के अणुओं के मध्य क्या पाए जाते हैं? परबल विद्युत आकर्षण बल आपका उपस्थित होता है। अब ठोस का कोई उदाहरण देना चाहो, कोई मर्जी आवे जो उदाहरण दीजिए आप लोग। कैसे? ठोसों के उदाहरण के अंदर जैसे लकड़ी है, कोयला है, पत्थर है। ठीक है भाई, लकड़ी है आपका, कोयला है, पत्थर वगैरह है, ये सब किस कैटेगरी के अंदर आते हैं भाई? ठोसों के अंदर आपके आते हैं। इसी तरह से द्रव की बात करते हैं, द्रव अवस्था की। तो द्रव अवस्था के अंदर आप सब जानते हैं, द्रव जो होता है उनका क्या है आपके? आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। द्रव का क्या है आपके? आयतन तो क्या है? निश्चित है, लेकिन क्या नहीं है आपके? आकार निश्चित नहीं होता। क्या निश्चित नहीं होता भाई? आकार निश्चित नहीं होता। यानी आयतन निश्चित मतलब आप कोई भी लिक्विड लेते हो, जैसे दूध लेते हो, 5 लीटर लिया, 2 लीटर लिया, 3 लीटर लिया, तो आयतन निश्चित हो गया। अब आकार निश्चित कैसे नहीं है? कि अब आप उस दूध को जैसे पात्र में डालोगे ना, वो वैसा आकार ले लेगा। वो क्या करेगा बेटे? वैसा आकार ले लेगा। तो अपन कह सकते हैं द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। इसके अलावा विद्युत आकर्षण बल की बात करें तो क्या है? ठोसों की अपेक्षा क्या होता है? दुर्बल होता है। इनमें जो विद्युत आकर्षण बल है वो ठोसों की अपेक्षा क्या होता है? दुर्बल आपके होता है। ठीक है ना भाई? तो विद्युत आकर्षण बल क्या है? ठोसों की अपेक्षा क्या है? दुर्बल आपके होता है। अब द्रव अवस्था का उदाहरण कोई भी दे दीजिए बेटे। द्रव का उदाहरण देना है तो जैसे तेल वगैरह है, जल वगैरह है, ये सब किसके उदाहरण हैं? द्रव के उदाहरण आपके होते हैं। तेल, जल इत्यादि किसके उदाहरण हैं? द्रव के उदाहरण होते हैं। इसी तरह से आपकी जो नेक्स्ट अवस्था है वो कौन सी होती है? गैस अवस्था। कौन सी होती है? गैस अवस्था आपके होती है। तो गैस अवस्था की यदि अपन लोग बात करें तो आप सब जानते हो, गैस जो होती है, गैसों का न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। गैसों का
आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। गैसों का आकार व आयतन क्या है भाई, दोनों ही क्या होते हैं, अनिश्चित आपके होते हैं। आकार व आयतन दोनों ही क्या है, अनिश्चित आपके होते हैं। इसके अलावा आपके गैस के अणुओं के मध्य पाए जाने वाला जो प्रबल विद्युत आकर्षण बल है या जो विद्युत आकर्षण बल है वो क्या होता है, नगण्य। गैस के अणुओं के मध्य पाए जाने वाला जो विद्युत आकर्षण बल है वो क्या होता है भाई, नगण्य। विद्युत आकर्षण बल का मान जो है वो क्या होता है आपके, नगण्य होता है, नहीं के बराबर आपके होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, गैस कोई भी दे दीजिए गैस, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, कोई भी गैस का एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है भाई, तो आकार आयतन दोनों ही अनिश्चित, विद्युत आकर्षण बल नगण्य है, और इसीलिए तो गैस के अणु सभी दिशाओं में स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, चलायमान होता है। सभी दिशाओं में क्या कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, ये गति आपके कर सकते हैं। तो ये तो जनरल आपके पदार्थ की तीन अवस्थाएं होगी, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। आप भले इनको थोड़ा चित्र से भी बताना चाहें तो यूँ बता सकते हैं। जैसे ये आपके ठोस है, ठीक है, ये ठोस के अणु बिल्कुल क्या होते हैं, पास पास आपके होते हैं। ये मान लीजिए द्रव का चित्र बनाते हैं तो द्रव के अणुओं में ये अणु क्या थोड़े दूर दूर आपके होते हैं। और गैस की यदि बात करें तो गैस के अणु तो सभी दिशाओं में क्या है, स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं, चलायमान आपके होते हैं। तो ये हो गया ठोस, ये हो जाता आपका द्रव, और ये क्या हो जाती है भाई आपके गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और क्या बन गई है आपके, गैस आपके हो जाती है। ठीक है भाई, तो इसके अणु बिल्कुल पास पास, ठीक है, प्रबल, इसमें थोड़ा दुर्बल, और इसमें आकर्षण बल क्या है, नगण्य आपके होता है। अब देखिए बेटे, इस पार्ट के अंदर आपका पार्ट का नाम ही सॉलिड स्टेट है, ठोस अवस्था है, तो आपको सिर्फ ठोसों के बारे में पढ़ना है, द्रव और गैस के बारे में अपने को नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको बता रहा हूँ ठोसों के सामान्य गुण क्या है। क्या बता रहा हूँ, ठोसों में कौन कौन से सामान्य गुण आपके पाए जाते हैं। ठीक है, तो ठोसों के सामान्य गुण, ठोसों के सामान्य गुण, एक मिनट आ रहा हूं सर। ठोसों के सामान्य गुण, अब इनके सामान्य गुण कौन कौन से आपके, जैसे सबसे पहले तो अभी जैसा कि अभी आपको बताया गया कि ठोसों का आकार और द्रव्यमान दोनों ही क्या होते हैं बेटे, निश्चित। ठोसों का आकार और द्रव्यमान दोनों ही क्या होते हैं आपके, निश्चित होते हैं। आकार व द्रव्यमान दोनों ही क्या है, निश्चित है। दूसरा, ठोस के अणुओं के मध्य क्या बताया था, प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है भाई, इनके मध्य क्या पाया जाता है, प्रबल विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और बताता हूँ आपके कि ठोसों के जो अवयवी कण होते हैं ना भाई, वो क्या होते हैं, नियमित होते हैं। क्या होते हैं, ठोसों के जो अवयवी कण हैं वो क्या माने जाते हैं आपके, नियमित आपके होते हैं। ठीक है, और बताऊँ आपको ठोसों के सामान्य गुणों के अंदर, ठोस जो होते हैं ये क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, यानी दबाए नहीं जा सकते। तो ठोस क्या होते हैं आपके, असंपीड्य आपके होते हैं। ठोस क्या है, असंपीड्य होते हैं। और बताया जाए, ठोसों में अभी कहा था प्रबल विद्युत आकर्षण बल है, इसीलिए ठोसों के गलनांक व कथनांक के मान क्या है भाई, कुछ है। ठोसों के क्या है, गलनांक व कथनांक के मान क्या है भाई आपके, उच्च होते हैं। इनके गलनांक व कथनांक के मान क्या है आपके, उच्च होते हैं। इसके अलावा इसकी जो घनत्व है वो भी क्या होता है आपके, उच्च होता है। ठोसों की जो डिस्टेंसिटी है वो भी क्या है आपके, उच्च आपके होती है। ठीक है भाई, इसके अलावा अपन ये कह सकते हैं ठोसों की जो ज्यामिति होती है वो भी क्या है आपके, निश्चित है। ठोसों की ज्यामिति भी क्या मानी जाती है आपके, निश्चित होती है। ठीक है भाई, तो ये जनरल 5-7 इनके सामान्य गुणों में लिख सकते हैं।
ठोसों का आकार व द्रव्यमान दोनों निश्चित है। इनके मध्य प्रबल विद्युताकर्षण बल पाया जाता है। इनके अवयवी कण क्या होते हैं? नियमित होते हैं। ठोस कैसे हैं? असंपीड्य आपके होते हैं। गलनांक गलनांक के मान इनके उच्च होते हैं। घनत्व उच्च है। ज्यामिति भी क्या होती है? इनकी निश्चित आपके होती है। तो ये होते हैं ठोसों के क्या है? सामान्य गुणधर्म। क्या होते हैं? ठोसों के सामान्य गुणधर्म। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अपन चैप्टर के अंदर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ भैया आपके, ठीक है ना। ठोसों के प्रकार, क्या बता रहा हूँ? ठोसों के प्रकार के बारे में अपन लोग बात कर रहे हैं। तो देखिए ठोस जो होते हैं वो क्या है आपके? दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस और एक होते हैं आपके अक्रिस्टलीय ठोस। ये देखो बोर्ड में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर 2020 का पेपर देखना, 1 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर आपके पूछा हुआ है, ठीक है। तो ठोसों के प्रकार, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठोसों के प्रकार, तो क्या कहा मैंने आपके? ठोस दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टल। तो अंतर के रूप में आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो ठोसों के प्रकार के अंदर कितने? दो। एक तो कौन से होते हैं? क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। एक तो कौन सा है? क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा कौन सा होता है? अक्रिस्टलीय ठोस आपके होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे कौन से हैं? अक्रिस्टलीय ठोस आपके होते हैं। तो एक टेबल के रूप में अपन लोग पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। एक साइड में अपन कर लेते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्या कर लेते हैं आपके? क्रिस्टलीय ठोस। और दूसरी साइड में अपन कर लेते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और कौन सा है आपके? अक्रिस्टलीय ठोस। तो एक साइड याद करोगे ना तो दूसरी साइड अपने आप याद हो जाती है। आपको बताऊं मैं 5-6 अंतर बता दूंगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बोर्ड 1 या 2 अंतर इनमें पूछता है, ठीक है ना भाई। तो दो तरह के क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो देखो सबसे पहला अंतर होता है कि क्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाले जो अवयवी कण है ना वो नियमित होते हैं। क्या है आपके? क्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाले जो अवयवी कण हैं वो क्या होते हैं आपके? नियमित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाले अवयवी कण क्या है? नियमित होते हैं। दूसरा, अक्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाले अवयवी कण जो हैं वो अनियमित होते हैं, यानी निश्चित रूप से व्यवस्थित नहीं होते। क्या है? निश्चित रूप से व्यवस्थित नहीं होते। क्रिस्टलीय ठोसों में पाए जाने वाले अवयवी कण नियमित होते हैं, इनमें पाए जाने वाले अवयवी कण अनियमित। दूसरा अंतर बता रहा हूँ, क्रिस्टलीय ठोसों की जो ज्यामिति है वो क्या होती है? निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोसों की जो ज्यामिति है वो क्या होती है आपके? निश्चित होती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की जो ज्यामिति है वो क्या होती है? अनिश्चित होती है, ठीक है भाई। अक्रिस्टलीय ठोसों की जो ज्यामिति है वो क्या होती है? अनिश्चित आपके होती है, ठीक है ना। ये कैसी होती है? अनिश्चित आपके होती है। क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति निश्चित है, अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति क्या होती है? अनिश्चित आपके होती है। इसके अलावा तीसरा अंतर बता रहा हूँ बेटे, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं इनका गलनांक क्या होता है? निश्चित। इनके गलनांक व कथनांक के मान क्या है? निश्चित आपके होते हैं। इनके गलनांक व कथनांक के मान क्या है? निश्चित आपके होते हैं। यानी एक निश्चित टेम्परेचर पर ही आपके इनका बॉइलिंग हो सकता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के जो गलनांक व कथनांक है ना ये अनिश्चित होते हैं। इनके गलनांक व कथनांक के मान क्या होते हैं? अनिश्चित। तो एक साइड याद करके दूसरी साइड को याद किया जा सकता है, ठीक है भाई। तीसरा पॉइंट क्या हो गया? इसके गलनांक कथनांक के मान निश्चित हैं, इनके गलनांक व कथनांक के मान क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। और बताऊं आपको, चौथा गुण है आपके क्रिस्टलीय ठोसों को क्या है आपके? वास्तविक ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को क्या कहते हैं आपके? याद रखना, ये क्या कहलाते हैं? वास्तविक ठोस कहलाते हैं, ठीक है ना।
जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों को क्या है आपके वास्तविक ठोस अपन लोग नहीं कह सके, इनको अधिशीतलित द्रव भी कहा जा सकता है। इनको क्या है वास्तविक ठोस नहीं कह के क्या कह सकते हैं, अधिशीतलित द्रव भी कहते हैं। अभी आपको बताऊंगा एक ये अधिशीतलित द्रव का मामला। कांच एक अधिशीतलित द्रव है क्यों, ये सवाल बोर्ड में आ रखा है। तो क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस क्या कहलाते हैं भाई, अधिशीतलित द्रव कहलाते हैं। इसके अलावा ये जो क्रिस्टलीय ठोस हैं, एक विशेष याद रखना, इनमें विषम देशिकता का गुण पाया जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों में किसका गुण पाया जाता है, विषम देशिकता का गुण पाया जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों में कौन सा, विषम देशिकता का गुण पाया जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में समदेशिकता का गुण होता है। ये अलग से पॉइंट आता है आपके, अक्रिस्टलीय ठोसों में कैसा है आपके, समदेशिकता का गुण पाया जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों में कैसा है, विषमदेशिकता का गुण है, इनमें कैसा है, समदेशिकता का गुण आपके होता है। ठीक है ना भाई। इसके अलावा क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं दीर्घ परासरीय कैसे होते हैं, ये ठोस क्या है, दीर्घ परासरीय होते हैं, जबकि ये जो है आपके लघु परासरीय आपके होते हैं। ये दीर्घ परासरीय, ये कैसे, लघु परासरीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है भाई। तो कितने अंतर हो गए, 1 2 3 4 5 6 अंतर आपके इसके अंदर आ जाते हैं। उसके बाद एक एक दो इनके एग्जाम्पल ध्यान रखें। जैसे क्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पलों के अंदर आपके यहाँ बता देता हूँ, ऊपर की साइड में क्रिस्टलीय ठोसों के और अक्रिस्टलीय ठोसों के एग्जाम्पल ध्यान से आप लोग समझें। देखिए क्रिस्टलीय ठोस का सबसे बढ़िया उदाहरण अपने पास जो है वो है आपका NaCl। अपन नमक काम में लेते हैं भाई, ये कैसा ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस आपके होता है। ठीक है। इसके अलावा आप अपनी केमिस्ट्री लैब के अंदर चले जाना, मोस्टली कंपाउंड जो मिलेंगे वो कैसे मिलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस ही आपके मिलते हैं। ठीक है। NaCl है, कॉपर सल्फेट वगैरह कोई भी ले सकते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर याद रखना, कांच प्लास्टिक क्या है, कांच है, प्लास्टिक वगैरह है, ये क्या है आपके अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर आते हैं। कांच है, प्लास्टिक है, ये सब किसमें है, अक्रिस्टलीय ठोसों की कैटेगरी के अंदर आपके आते हैं। आगे भी बात समझ में आपके। तो ये NaCl, इसमें कोई भी लेब का कोई भी कंपाउंड दे दो जो क्रिस्टल दानों के रूप में आपके मिलता है। ठीक है। जबकि इसमें क्या है, कांच प्लास्टिक वगैरह है अक्रिस्टलीय ठोसों में। अब देखिए इसमें एक सवाल बनता है, बोर्ड ने बहुत बार पूछा है बेटे कि कांच एक अधिशीतलित द्रव है क्यों। क्या सवाल पूछा जाता है, कांच एक अधिशीतलित द्रव है क्यों। देखिए सबसे पहले तो यहीं से अपन जवाब निकालते हैं। मैंने आपको क्या कहा, कांच कैसा ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस है। याद रखना बात को, कांच कैसा ठोस है, एक अक्रिस्टलीय ठोस आपके होता है। तो कांच अपने एक अक्रिस्टलीय ठोस है, इसीलिए इसका गलनांक व कथनांक क्या है, निश्चित नहीं होता। अपन सब जानते हैं अक्रिस्टलीय ठोस है, इसलिए इसकी ज्यामिति क्या है, अवयवीकरण नियमित नहीं है। इसकी ज्यामिति क्या है आपके, निश्चित नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को, ज्यामिति इसकी निश्चित नहीं है। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, इसलिए इसकी ज्यामिति निश्चित नहीं, इसीलिए इसके गलनांक व कथनांक के मान भी क्या नहीं होते, निश्चित नहीं होते। गलनांक व कथनांक के मान भी क्या नहीं है, निश्चित आपके नहीं होते। इसीलिए कांच को जब अपन गर्म करते हैं ना भाई, तो पहले क्या होता है, ये नरम होता है, नरम होकर फिर क्या हुआ आपके और हाई टेम्परेचर दोगे तो फिर ये क्या पिघल कर क्या होता है, बहने लगता है। ठीक है ना। गलनांक कथनांक निश्चित नहीं होने से कांच को गर्म करने पर पहले ये नरम होता है, फिर पिघल कर द्रव की तरह बहने लगता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अधिशीतलित द्रव भी कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं अपन, अधिशीतलित द्रव भी कहते हैं। ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, कांच एक अधिशीतलित द्रव है क्यों। तो फिर से सुन लीजिए, कांच का क्या है, कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, इसलिए इसके गलनांक व कथनांक के मान निश्चित नहीं है।
जब इसे अपन गर्म करते हैं तो पहले ये क्या है, पिघल कर नरम होता है, फिर क्या है और ज़्यादा गर्म करोगे तो फिर पिघल कर क्या होता है, बहने लगता है, इसीलिए क्या कहलाता है, अतिशीतलित द्रव कहलाता है। तो इस तरह से बेटे ये आपके क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या होते हैं, अंतर कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको 6-7 अंतर उदाहरण सहित बताए हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी 2 अंतर बिफोर लास्ट ईयर के पेपर में सवाल आ चुका है, लेकिन फिर भी अपने को इस सवाल के बारे में पूरी जानकारी रहनी चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के अंदर होता है। तो ये 6-7 अंतर आपको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में बताए। तो इस तरह से आज अपन ने जो पाठ शुरू किया है ठोस अवस्था, उसमें एक तो जनरल ठोसों के सामान्य लक्षण और सेकंड क्या हो गया, क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर, ठीक है भाई। तो इसको आप अच्छी तरह से, इस जो अंतर हैं आपके, इनको अच्छी तरह से आप लोग पढ़ेंगे और कोशिश करें आप लोग अपने नोट्स बनाने की, साथ में लिखने की, ठीक है भाई। तो इसी के साथ आज की क्लास भी अपन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।